हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल इंग्लिश इदंश मैं हूं अंश। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स जो हैं उनकी रिवीजन क्लासेस। ओके, आपके क्लास 12th इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूं, राजस्थान बोर्ड की मैं बात कर रहा हूं। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हम एक सीक्वेंस से मैं आपको हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स की क्या एक तरीके से प्रिपरेशन करवा दूंगा, तैयारी करवा दूंगा, अच्छे से रिवाइज करवा दूंगा। जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें पेंडिंग हैं, वो चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वो आप कर सकते हैं। आप कंफ्यूज नहीं होना है, घबराना नहीं है, बस आपको अच्छे से आप तैयारी करनी है जितना हो सके उतना। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर इसने नहीं देखा वो एक बार देख लीजिए। उसमें मैंने आपको यही बताया कि किस प्रकार से हमारी जो रिवीजन क्लासेस हैं वो रहने वाली हैं। ओके, कि क्लास फर्स्ट क्लास सेकंड में क्या क्या हम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो वो देख लीजिएगा और अगर नए हैं तो जुड़ जाइएगा। आपको कोई कुछ आस्क करना हो, क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे, बाकी आप अपने साथ वालों को भी शेयर कर सकते हैं और उनको भी बता सकते हैं। ओके, हाफ ईयरली एग्ज़ाम आपका जो ये पेपर है, ये 20 तारीख को है इंग्लिश का पेपर। जैसा कि आपसे वादा किया था कि ज़रूर मैं आपके लिए क्लासेस लेकर आऊँगा, तो जी आपके सामने हाजिर है। बहुत अच्छे से आपके लिए कंटेंट तैयार करा है और इम्पोर्टेंट पोर्शन आपके लिए है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे रिवीजन क्लास फर्स्ट। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपको बताया था मैंने, क्लास फर्स्ट में हम पढ़ेंगे आपके फ्लेमिंगो के चैप्टर्स। ओके, चैप्टर्स पढ़ेंगे, जिसमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ेंगे भाई? द लास्ट लेसन पढ़ेंगे, डीप लोस्ट स्प्रिंग पढ़ेंगे, डीप वाटर पढ़ेंगे, द रेड ट्रैप एंड इंडिगो। ये जो चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर्स मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा। बचे 3, वो आप कर लीजिएगा। वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे, वो आप देख सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट इनको ध्यान से मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, इनकी चैप्टर्स की समरी बताऊंगा एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कौन से हैं वो बता दूंगा। ओके, तो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको ध्यान से चीज़ों को एकदम अच्छे से रिवाइज करना है, सुनना है। वीडियो की स्पीड आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसा भी आपको सूटेबल लगे वैसा रख सकते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर है, ओके, द लास्ट लेसन, इसकी मैं कुछ समरी आपके लिए तैयार करी है, या आप अच्छे से सुन लीजिए ध्यान से। आपको एक बार स्टोरी ध्यान में आ जाएगी तो क्वेश्चन कैसा भी आए आप थोड़ा सा करके आ सकते हो। ओके, देखो इसकी सेटिंग है ड्यूरिंग द फ्रैंको पर्शियन वॉर। एक वॉर हुआ था 1870 और 1870 एंड 1871, ये ड्यूरेशन था इस वॉर का। तो इसमें क्या हुआ था, फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय पर्शिया, फ्रांस को हरा दिया था पर्शिया ने। तो आफ्टर द वॉर क्या हुआ, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, ये फ्रांस की जो डिस्ट्रिक्ट थी, इन पे क्या हुआ था, देखो, वर कैप्चर्ड बाय जर्मनी। तो ये जो 2 जगह है ना, ये जर्मनी के द्वारा ऑक्यूपाइड कर ली गई थी। ओके, उनका शासन हो गया था यहाँ पे। द न्यू जर्मन रूलर्स डिक्लेयर्ड दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन दी स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। तो फिर एक नया रूल हो गया था कि भाई अब ये 2 जगह भी हमारे अधीन आ गई हैं। तो अब जर्मनी वालों ने क्या किया कि अभी फ्रेंच स्कूलें हैं ना, ये तो इनमें तो फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाएंगी। तो अब इनमें क्या हुआ, इन जर्मन से ऑर्डर आ गया भाई, बर्लिन से, क्या कि भाई ये जो स्कूल्स है ना, इनमें भी अब आपको जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज अब आपको नहीं पढ़ाई जाएगी। तो एक बैकग्राउंड है हमारी स्टोरी का कि ये बात है। तो इसमें फिर अब बताते हैं कि करेक्टर किस तरह से स्कूल जाता है और फिर वो अपने टीचर से मिलता है, फिर सारा माहौल क्या है, वो सारी बातें हैं इस चैप्टर में। तो आपको समझ आ गया कि क्या सेटिंग रही है कि भाई फ्रैंको पर्शियन वॉर हुआ था, जिसमें आपकी जो ये फ्रांस है वो हार गई थी किससे, पर्शिया से। तो फिर जो इसकी 2 डिस्ट्रिक्ट थे ना, अल्सेस एंड लॉरेन, वहाँ पे क्या ये अधीन आ गए थे इसके जर्मनी के। तो फिर इन्होंने अपना जो रूल है ना वो स्टार्ट कर दिया कि अब यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। ओके, देखो, द स्टोरी इज नरेटेड बाय ए यंग बॉय नेम फ्रांस। क्या नाम है बच्चे का? फ्रांस। ओके, भाई ये बता रहा है कि एक दिन सुबह, वन मॉर्निंग ही वॉज गोइंग टू स्कूल बट वॉज अफ्रेड बिकॉज ही हैड नॉट प्रिपेयर द लेसन ऑन पार्टिसिपल्स, रूल्स ऑन पार्टिसिपल। इनके टीचर ने इनको टॉपिक दिया था कि रूल्स ऑफ पार्टिसिपल, जैसे कोई भी टॉपिक अपने को भी देते हैं ना, तो इनके भी कोई टॉपिक होगा रूल्स ऑफ पार्टिसिपल। तो कहा था कि ये जो टॉपिक है ना, कल तैयार कर कर आना है सभी को, मैं आपसे इससे क्वेश्चन आस्क करूँगा। ओके, जनरली हमारे टीचर्स भी कहते हैं ना अपने को उसी तरीके से। तो ये उस दिन स्कूल जा रहा था तो थोड़ा सा घबराते हुए जा रहा था कि यार मैं तो तैयार भी नहीं करा और वो मेरे को डांटेंगे वगैरह वगैरह चीज़ें ख्याल आ रहे थे इसके। ही फियर दैट हिज फ्रेंच टीचर, क्या नाम है टीचर का? एम हैमल।
ये सोच रहा था कि जो एम हेमल है वुड स्कोल्ड हिम, वो उसको डांटेंगे। ओके, तो इसलिए थोड़ा सा घबराता हुआ स्कूल जा रहा था। When फ्रांस रीच द स्कूल, जब वो स्कूल पहुंचा भाई, ही वॉज सरप्राइज्ड टू सी दैट द क्लासरूम वॉज वेरी क्वाइट। वो देखता है जाकर कि यार क्लासरूम तो यार बहुत ज़्यादा शांत नज़र आ रहा है भाई, शांत कैसे है इतना। ओके, देखो द विलेजर्स वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस, और जो विलेजर्स हैं वो भी हमारी क्लास की बैक बेंचेस में बैठे हुए हैं, ये कैसे हो गया। ओके, एंड एम हेमल वॉज वियरिंग हिज स्पेशल ड्रेस, और एम हेमल जो टीचर हैं उन्होंने भी एक स्पेशल सी ड्रेस पहन रखी है। ओके, स्पेशल ड्रेस पहनते ना किसी इवेंट पर वगैरह वगैरह, तो इस तरीके से। तो यार वो कंफ्यूज्ड हो गया कि यार ये क्या बात हुई। देखो, फ्रेंड्स वाज कंफ्यूज्ड बाय दिस अनयूजुअल एटमॉस्फेयर, क्वेश्चन भी है आपका। ओके, तो वो जाते ही देखता कि यार यूजुअली क्लास में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा होता है, बेंचेस की आवाज़ आ रही होती है, लेकिन क्लास बहुत शांत थी। जाके देखता सारे बच्चे अपनी सीट्स पे बैठे हुए हैं, और जो विलेजर्स हैं इवन वो भी आज अटेंड कर रहे हैं क्लास, और पीछे बैठे हुए हैं वो भी। और जो एम हमारे जो टीचर है, फ्रेंच टीचर है, उन्होंने भी क्या पहन रखी है, एक स्पेशल सी ड्रेस पहन रखी। तो यार वो अनयूजुअल सा लगता है, यार ये क्या हुआ आज, आज क्या है ऐसा। ओके, देखो थोड़ी समय बाद उसको रियलाइज़ हो जाता है, सून फ्रेंड्स लर्न दैट दिस वुड बी द लास्ट फ्रेंच लेसन। उसको पता चल जाता है कि भाई ये आज जो लेसन है हमारे लास्ट फ्रेंच लेसन है, क्योंकि उसके जो टीचर हैं वो क्लास को एड्रेस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बर्लिन से ऑर्डर आ गया, बुलेटिन बोर्ड पर ऑर्डर लग गए हैं हर जगह पे। बुलेटिन बोर्ड जैसे एक तरीके से नोटिस बोर्ड। ओके, तो ऑर्डर क्या था, द नोटिस वॉज या फिर द न्यूज़ वॉज क्या थी भाई, देखो, फ्रेंच वुड नॉट बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, इंस्टीड ऑफ इट जर्मन लैंग्वेज वुड बी टॉट देयर। मतलब फ्रेंच लैंग्वेज अब यहाँ पे पढ़ाई नहीं जाएंगी, ओनली जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। तो ये जो न्यूज़ है, ये एम हेमल जो टीचर है फ्रेंच के, उन्होंने पूरी क्लास को क्या डिक्लेयर करा कि बताया ये है। तो फिर फ्रांस को रियलाइज़ हो गया भाई कि यार आज तो लास्ट लेसन है वगैरह वगैरह। ओके, बिकॉज फ्रॉम द नेक्स्ट डे ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, आपको बता दिया मैंने। ओके, एम हेमल वॉज वेरी सैड एंड एड्रेस्ड द क्लास इन एन इमोशनल टोन। बहुत ज़्यादा सैड हो रखे थे कि यार सैड तो होंगे, इनकी लैंग्वेज ये उसी लैंग्वेज के टीचर थे, तो काफ़ी ज़्यादा सैड थे और इमोशनल टोन में बात कर रहे थे। ही कॉल्ड फ्रेंच, वो फ्रेंच लैंग्वेज को कहते हैं द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल। ओके, ये फ्रेंच लैंग्वेज के लिए कहते हैं। ड्यूरिंग द लास्ट फ्रेंच लेसन फ्रेंच फेल्ट डीप रिग्रेट फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग एंड गेन रिस्पेक्ट फॉर हिज टीचर। भाई वो लास्ट फ्रेंच लेसन पढ़ा रहे थे ना, तो फ्रांस है ना, जो अपना फ्रांस जो बच्चा है, उसको बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है कि यार उसने अपनी स्टडीज़ को अटेंटिवली नहीं किया, उसने अपनी मदर टंग जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको नहीं सीखा, और उसने अपने जो टीचर है उसकी भी कभी रिस्पेक्ट नहीं करी, उनको भी ऐसे ही समझता था। तो आज वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, रिग्रेट में, और उसको क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा फील हो रही हैं चीज़ें। तो अब वो उसकी जो बुक्स हैं सारी फ्रेंच की वगैरह, तो वो उसके अब ओल्ड फ्रेंड्स बन गई है, उनको बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से अपनापन लग रहा है, ये बुक्स उसको बहुत खास लग रही है। और टीचर हैं जो एम हेमल, जिनको वो अवॉइड करता था, वो भी उसको आज बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, उनके प्रति रिस्पेक्ट बढ़ रही है। तो ये चेंजेस आ रहे हैं उसके थॉट्स में। ओके, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुका है ये। देखो, ही रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ हिज लैंग्वेज एंड फेल्ट गिल्टी फॉर नेगलेक्टिंग हिज स्टडीज़ अर्लियर। बता दिया आपको कि वो उसको गिल्ट फील होता है कि उसने क्यों अपनी मदर टंग को अच्छे से नहीं सीखा। देखो, एट द एंड में क्या हुआ भाई, फ्रेंच लेसन कंप्लीट हुआ। फ्रेंच चैप्टर का नाम क्या है, द लास्ट लेसन, तो मीन्स आज लास्ट फ्रेंच लेसन होगा। ओके, इसलिए तो फिर एट द एंड क्या हुआ, एम हेमल ने अपना लेसन पढ़ाया, कंप्लीट करा, और व्हेन द क्लॉक स्ट्रक 12, जैसे ही 12 बजे, ओके, एम हेमल रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड, और एम हेमल ने पीछे मुड़े और जाके पीछे लिख दिया बोर्ड पे कैपिटल लेटर्स में, वी विल लव फ्रांस, मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस अमर रहे। ओके, तो इस तरीके से ये
आपका ये चैप्टर था हिस्टोरी थी। तो होप करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। बेसिकली इसमें यही चीज़ है कि एक तरह से ऑर्डर आया और देन जो बच्चा है वो एकदम से स्कूल में गया तो सडनली उसको सारी चीज़ें अनयूजुअल सी लगी सब चीज़ें। तो उसको पता चला थोड़े समय बाद कि आज ऐसी ऐसी बात हो गई है और फ्रेंच लैंग्वेज अब से नहीं पढ़ाई जाएगी। अपने टीचर्स के प्रति भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट ग्रू हो गई, उसकी बुक्स से भी उसको बहुत ज़्यादा लव हो गया। तो एक तरीके से वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया। फिर टीचर जो हैं वो भी इमोशनल है, अपना लास्ट फ्रेंच लेसन दिया एंड लास्ट में डिक्लेयर करा वी विल हैव फ्रांस एंड क्लास कंप्लीट हो जाती है और अपना चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें एक तरीके से हमको थीम देखने को मिलती है कि लव फॉर मदर टंग एंड लैंग्वेज, और इसमें पेट्रोइट्रिज्म राष्ट्रवाद की भावना भी हमको देखने को मिलती है इस चैप्टर में। होप करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये रहने वाले हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। देखो, व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। ये फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, सीक्वेंस आप अपने बुक में आपका जो भी स्टडी मटेरियल है उसमें देख सकते हैं। और मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो करवा रखे हैं। सुनिए आप, मैंने आपको क्या क्वेश्चन आंसर्स क्या करवा रखे हैं, अलग से सेपरेट वीडियो में करवा रखे हैं। इवन मैंने वो क्वेश्चन आंसर्स की जो पीडीएफ है चैप्टर वाइज वो भी टेलीग्राम चैनल है उसमें जाके आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। ओपन कीजिएगा और फिर प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद फाइल्स में जाइएगा, नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, देन आपको सीक्वेंस से चैप्टर्स के पीडीएफ मिल जाएंगे। देखो क्वेश्चन आंसर्स के। ओके, देखो व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। ये क्वेश्चन देखो, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। ये क्वेश्चन, व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। क्या तैयार करने के लिए एक्सपेक्ट कर रहा था। देखो, हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज। हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज, किस तरीके से चेंज हो गई थी, फिर वो क्या व्यू उसके मैंने बताया था ना अभी आपको, वही है। देखो, व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, क्या ऑर्डर था। हाउ डिड इट अफेक्ट फ्रांस एंड द पीपल ऑफ अल्सेस। ये क्वेश्चन है। जस्टिफाई द टाइटल द लास्ट लेसन, और एक है करेक्टर स्केच ऑफ एम हेमल। तो ये क्वेश्चन हैं भाई। अगर आपको दुविधा हो तो मैं आपको बता देता हूँ। जो क्वेश्चन बताए थे आप एक बार कैप्चर कर लीजिएगा भाई। ये मैंने करवा रखे हैं आपको, सब आपको करवा रखे हैं, आपको सेपरेट मिल जाएगा। अब देखो, एक तो ये था व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। कैप्चर कर लीजिए, मैं साइड हट जाता हूँ और मैं आपको बता दूंगा। और सेकंड क्वेश्चन भी है, दोनों कर लीजिए कैप्चर कि क्या न्यूज़ लगा था उसको उस दिन स्कूल के बारे में। देन व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, ये बताया था मैंने। आपको ये जो है ये मिल जाएंगे। देखो, हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज, ये वाला कर लीजिएगा। ये कर लीजिएगा। व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, हाउ डिड इट अफेक्ट फ्रांस एंड द पीपल ऑफ अल्सेस। एंड ड्रॉ ए करेक्टर स्केच ऑफ एम हेमल। ये देख लीजिएगा, करेक्टर स्केच ऑफ एम हेमल ये तैयार कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चंस भी मैंने आपको साथ में बता दिए, उनके आंसर क्वेश्चन बता ही दिए थे, आंसर भी आप कैप्चर कर लीजिएगा अगर आपके पास हो नहीं तो। बाकी मैंने आपको बता दिया था प्रोसेस के किस प्रकार से हो जाएंगे। तो ये जो लास्ट लेसन है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं। तो आप इनको तैयार कर लीजिएगा। बाकी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं, जो और क्वेश्चन है, उनको भी अच्छे से पढ़ लेना। ऐसा नहीं कह रहा उनको नहीं पढ़ना, लेकिन इनको स्पेशली तैयार कर लेना। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में जिसका नाम है लोस्ट स्प्रिंग। लोस्ट स्प्रिंग इज़ ए मूविंग अकाउंट हाईलाइटिंग द मिजरेबल कंडीशन ऑफ पुअर चिल्ड्रन इन इंडिया। ये जो चैप्टर है ये बता रहा है कि एक हाईलाइट कर रहा है क्या कि पुअर कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की जो इंडिया में है, वो आर डिप्राइव्ड फ्रॉम एजुकेशन एंड फोर्स इनटू लेबर। जो भाई एजुकेशन से डिप्राइव्ड है, उन
लेबर करना पड़ता है उनको, लेबर, ओके। इस तरीके से चीज़ें हैं। तो मतलब इसमें ऑथर हैं जो अनीस जंग, वो क्या ऑब्ज़र्व करती है कि दो बच्चों को ऑब्ज़र्व करती है, वो इस स्टोरी में अपने को देखने को मिलता है ये। तो वो यही कन्वे कर रही है कि वो दो बच्चों से मिलती है, दो बच्चों से मिलती है। एक का नाम है साहिब, दूसरे का नाम है मुकेश। तो उनको ऑब्ज़र्व करती है, देखती है उनकी कंडीशन वगैरह, एंड देन एक्सप्रेस करती है अपने चैप्टर में, ओके। देखिए, तो इसी बारे में लोस्ट स्प्रिंग मीन्स स्प्रिंग, जैसे स्प्रिंग दर्शाता है जॉय को, हैप्पीनेस को, चाइल्डहुड को, वगैरह वगैरह चीज़ें। तो उन बच्चों ने क्या अपनी स्प्रिंग खो दी है। स्प्रिंग खो देना मतलब अपना चाइल्डहुड खो दिया है एक तरीके से, ओके। और फिर वो मिजरेबल कंडीशन से परेशान हो रहे हैं और ना उनको एजुकेशन मिल पा रही है, ना वो मतलब पढ़ पा रहे हैं, और उनको इवन लेबर वर्क करना पड़ता है, चाइल्ड लेबर जिसको कहते हैं अपन। देखो, द ऑथर डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ साहिब ए आलम। सबसे पहले ऑथर अपने को साहिब के बारे में बताती है। एक बच्चा है साहिब, क्या है, एक रैग पिकर है जो कचरा इकट्ठा करता है ना, वो है, ओके। द ऑथर डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ साहिब ए आलम, ओके। साहिब, ओके, एक रैग पिकर है, वो लिव्स इन सीमापुरी ए स्लम एरिया ऑफ दिल्ली, ओके। एक कीचड़ युक्त, गंदी जगह युक्त एक जगह है वहाँ पर, ओके, सीमापुरी। द ऑथर मीट्स हिम एवरी मॉर्निंग। देखो, ऑथर है जो, वो उसको जब भी ऑथर उस एरिया से गुजरती है ना, तो वो ऑथर उसको हमेशा मॉर्निंग में देखती है। वो क्या करता रहता है, ही इज सर्चिंग फॉर सम वैल्यूएबल थिंग्स इन गार्बेज डंप्स। वो गार्बेज डंप्स, उस कचरे के ढेर में कुछ ना कुछ यूज़ में आने वाली चीज़ों को क्या करता है, ढूंढता रहता है। तो ऑथर जब भी उधर से गुजरती है, उसको देखती है कि यार उस गार्बेज के ढेर में से कुछ वैल्यूएबल थिंग्स जो उसके काम में आ सके, वो चीज़ें खोजता रहता है, ओके। साहेब्स फैमिली माइग्रेटेड फ्रॉम ढाका, बांग्लादेश, ओके। इसकी जो फैमिली है, मीन्स ये सीमापुरी में जितने भी लोग जहाँ उस स्लम एरिया में, उस गंदी जगह रह रहे हैं ना, वो सब माइग्रेटेड हैं। कहाँ से, ढाका, बांग्लादेश से, बिकॉज ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर्स, कुछ नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से। देखो, फॉर दीज रैग पिकर्स गार्बेज हैज़ बिकम ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल। देखो भाई, इन सब रैग पिकर्स के लिए ये जो कचरा है वो एक सर्वाइवल का रूप है, सर। मीन्स अब उस कचरे के ढेर में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट या फिर कुछ यूज़फुल उनको मिल जाता होगा, और फिर उससे वो अपना गुजारा कर लेते होंगे। तो इस तरीके से बता रही है ऑथर। लेटर साहिब स्टार्ट्स वर्किंग एट टी स्टॉल। फिर थोड़े समय बाद वो साहिब के बारे में बताते हैं कि साहिब है ना, उसने एक चाय की दुकान पे काम करना स्टार्ट कर दिया। वेयर ही अर्न्स 800 रुपीज़। वहाँ पे वो 800 रुपये कमा लेता है पर मंथ। और द ऑथर फील्स दैट साहिब हैज़ लॉस्ट हिज फ्रीडम, हिज स्प्रिंग ऑफ चाइल्डहुड इज़ लॉस्ट। तो बताती है कि यार वो काम तो करने लग गया, लेकिन उसने अपना क्या, अपनी फ्रीडम है, मीन्स उसकी फ्रीडम क्या हुई भाई, बच्चा जो है उसकी फ्रीडम, खेलना कूदना, इंजॉय करना चीज़ों को, ओके। तो वो देखती है कि यार इस रैग पिकिंग में ही पहले रैग पिकिंग कर रहा है और अब टी स्टॉल पे काम कर रहा है। तो एक तरीके से उसको लग रहा है कि यार इसने अपनी फ्रीडम खो दी है। ये मतलब अब फ्रीडम, अपना चाइल्डहुड खो दिया है। हिज स्प्रिंग ऑफ चाइल्डहुड इज लॉस्ट। स्प्रिंग मीन्स जॉय, आनंद, ओके, हैप्पीनेस, और जो भी खेलना कूदना वगैरह सारी चीज़ होगी, इन्जॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, ओके। तो इस तरीके से पहले एक बच्चे के बारे में बताया अपने को ऑथर ने साहिब के बारे में बता दिया कि एक रैग पिकर है, सीमापुरी वाला एरिया है, वहाँ पे खूब सारे रैग पिकर्स रहते हैं। और ये साहिब जब भी ऑथर गुजरती है ना उस एरिया से, तो ये साहिब है वो कचरे के ढेर में कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है, और उसको वैल्यूबल जो चीज़ें मिल जाएं वो अपने यूज़ में ले लेते हैं ये लोग, ओके। और फिर बताते हैं कि ये जो सब रैग पिकर्स हैं ये माइग्रेटेड हैं ढाका, बांग्लादेश से, क्योंकि कुछ नेचुरल डिज़ास्टर्स हो गई थी वहाँ पे, ओके। देन यहाँ पर आने के बाद रैग पिकिंग करने लग गए, गार्बेज में से चीज़ें इकट्ठी करने लग गए जो भी यूज़फुल है। देन थोड़े समय बाद टी स्टॉल पे काम करने लग गया साहिब, तो 800 रुपये कमा रहा है और सब। तो लेकिन ऑथर बता रही है कि वो फ्रीडम खो चुका है अपनी, वगैरह वगैरह ये चीज़ें हमको एक बच्चे के बारे में बताया। तो एक कंडीशन तो बता दी ऑथर ने कि किस तरह से बच्चे इन चीज़ों में क्या हो जाते हैं, इंडल्ज हो जाते हैं। देखो, वंस व्हेन द ऑथर विजिट्स फिरोज़ाबाद। एक बार ऑथर गई फिरोज़ाबाद भाई,
शी मेट्स मुकेश, वहाँ पे एक बच्चे से मिलती है जिसका नाम क्या है, मुकेश नाम है उसका, ओके, ए यंग बॉय। देखो फिरोज़ाबाद का क्वेश्चन भी आपका, तो फिरोज़ाबाद क्यों फेमस है? फिरोज़ाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स ग्लास ब्लोविंग एंड बैंगल मेकिंग इंडस्ट्रीज़। वहाँ पे चूड़ियों का काम क्या बहुत ज़्यादा होता है, अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ जो बैंगल्स हैं वो आपको वहाँ देखने को मिल जाएगी। तो इस वजह से जो फिरोज़ाबाद है वो फेमस है, ओके। देखो ऑलमोस्ट एवरी फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ इंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग। जितनी भी फैमिलीज़ हैं रहती है ना फिरोज़ाबाद में, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ क्या है, इसी काम में, मीन्स बैंगल्स बनाने के काम में, चूड़ियाँ बनाने के काम में लगे हुए हैं। देखो देयर कंडीशन इज़ मिजरेबल बिकॉज दे वर्क इन डेंजरस एंड अनहेल्दी प्लेसेस। ऑथर बताती भी है कि भाई इनकी लाइफ क्या डेंजरस भी होती जा रही है और इनकी कंडीशन मिजरेबल है। भाई इनको बहुत ख़राब जगहों पे काम करना पड़ता है, बिफोर फर्नेसेस, भट्टियों के सामने सारे दिन काम करना पड़ता है। दैट हार्म्स देयर आई साइट, जो उनकी आई साइट को भी ख़राब करती है, उनकी हेल्थ को भी ख़राब करती है। तो इनकी कंडीशन भी क्या सही नहीं है। ये भी सारी फैमिलीज़ हैं, ये अपने जनरेशन टू जनरेशन एक ही काम में इंगेज्ड हैं, सभी लगे हुए हैं। अब आगे ये आगे ये आगे, तो इन्हीं कामों में लगे हुए हैं। तो इनकी भी कोई कंडीशन है ना वो बेहतर नहीं है, ओके, बेहतर नहीं है। जैसे एक जनरेशन आई, उसके नेक्स्ट जनरेशन आई, वो भी इसी काम में आगे। ये जो सभी की डेस्टिनी है वो फिक्स है, ओके, कि यही काम क्या है हमको करना है। तो इनकी भी क्या कंडीशन सही नहीं है। लेकिन ऑथर बताती कि मुकेश के बारे में बताती है कि मुकेश एक बैंगल मेकिंग फैमिली से क्या करता है, बिलोंग करता है, लेकिन वो एक बैंगल मेकर नहीं बनना चाहता। सोचो, ओके। देखो मुकेश इज डिफरेंट, ही डज नॉट वॉन्ट टू बिकम ए बैंगल मेकर। वो एक चूड़ी बनाने वाला नहीं बनना चाहता है। ही डिज़ायर टू बिकम ए मोटर मैकेनिक। वो बनना चाहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूं। सोचो पूरी जनरेशन्स जो हैं, लंबी जनरेशन से अभी तक जो भी है वो सब बैंगल मेकिंग कर रही है, लेकिन ये है जो क्या डिफरेंट सोच रहा है, क्या कि भाई ही डज नॉट वांट टू बिकम ए बैंगल मेकर, he desire to become a motor mechanic and wants to learn to drive a car। और ये कार को भी ड्राइव करना सीखना चाहता। तो एक तरीके से देखो, द ऑथर सीज ए फ्लैश ऑफ होप एंड एम्बिशन इन हिज आइज। तो ऑथर है ना, उसकी आंखों में एक तरीके से एक चमक देखती है, आशा की चमक, और एक एम्बिशन कि उसके अंदर कुछ करने की क्या है, एम्बिशन है, इच्छा है। तो देखो बैंगल मेकिंग फैमिलीज़ हैं, सॉरी जनरेशन टू जनरेशन एक ही काम करे जा रही हैं, उनकी भी कंडीशन सही नहीं है। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज आर इंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग, ओके, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। लेकिन मुकेश है वो डिफरेंट है। ही डज नॉट वांट टू बिकम ए बैंगल मेकर, ही वांट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक और वांट्स टू ड्राइव ए कार। तो एक तरीके से कुछ डिफरेंट सोचता है और अलग चीज़ें हैं इसके दिमाग में। तो ऑथर उसके आइज़ में एक तरीके से फ्लैश ऑफ होप, उसकी आंखों में एक होप देखती है, एक एम्बिशन देखती है कुछ करने की, तो उसके मन में जो ललक है वो देखती है, ओके। तो ये दो बच्चों की कंडीशन बताई है आपके ऑथर ने लोस्ट स्प्रिंग में, साहेब की और मुकेश की, ओके। तो इस तरीके से दोनों की अलग अलग कंडीशंस हैं। तो आपको समझ आ गया होगा, होप करता हूँ अच्छे से, ओके। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं इसके। देखो, व्हाट इज साहेब लुकिंग इन द गार्बेज डंप्स, वेयर इज ही फ्रॉम, ओके। क्या ढूंढ रहा था गार्बेज में और साहिब है कहाँ से, ओके। देखो व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवेयर, ओके। क्या एक्सप्लेनेशन देती है आपकी ऑथर कि इन बच्चों ने चप्पल वगैरह फुटवेयर क्यों नहीं पहन रखी, ओके। इज साहिब हैप्पी एट द टी स्टॉल, ओके, हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, क्या वो खुश है टी स्टॉल पे काम कर रहा हुआ। देखो फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द सिटी फिरोज़ाबाद फेमस, फिरोज़ाबाद सिटी को फेमस क्यों है, ओके। देखो मेंशन द हैज़ार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, क्या क्या हैज़ार्ड्स हैं, जटिलताएं हैं, कठिनाइयां हैं, ओके, बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में काम करने की। हाउ इज़ मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, कैसे उसका जो दृष्टिकोण है वो अलग है अपनी फैमिली से। देखो डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ सीमापुरी एंड द फैमिलीज ऑफ रैग पिकर्स वो लिव देयर, ओके। कंडीशन क्या है सीमापुरी की और वहाँ पे जो रैग पिकर्स रहते हैं, फैमिलीज रहते हैं, उनकी क्या कंडीशन है, वो कैसे रह रहे हैं, ओके। देखिए
इसका हम आंसर, इनके आंसर भी मैंने आपको बता तो दिया, ये 5 मिल जाएगी आपको। बाकी एक बार आप इधर भी देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए आपको इसमें क्वेश्चन आंसर वाली फाइल है। लोस्ट स्प्रिंग के क्वेश्चन आंसर देखो ये रहा। व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप, वेयर इज ही एंड वेयर ही हैज कम फ्रॉम। ये क्वेश्चन, इसका आंसर ये रहा। देखो व्हाट एक्सप्लेनेशंस डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवेयर, इसका आंसर ये रहा। देखो दोनों के मिल जाएंगे आपको। ओके, इनको आप देख लीजिए, कैप्चर कर लीजिए। देखो इस साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, ये वाला आंसर भी मिल गया आपको यहीं पर। व्हाट मेक्स द सिटी फिरोजाबाद फेमस, ये आंसर भी आपको यहाँ पे मिल गया। तो कैप्चर कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इन क्वेश्चंस को अच्छे से आपको क्या तैयार करना है। देखो मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्रीज, ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे मिल गया, तो इसको भी आप कैप्चर कर लीजिए। नेक्स्ट वाला देखिए, हाउ इज़ मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, तो ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, देखिए मुकेश बिलोंग्स टू ए फैमिली ऑफ बेंगल मेकर्स, ये वाला आपको मिल जाएगा। ओके, यही क्वेश्चन थे ना। एक और था सीमापुरी की कंडीशन वाला, देखिए रहा, डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ सीमापुरी एंड द फैमिलीज ऑफ द रैग पिकर्स वो लिव देयर। ओके, तो डिस्कस द लिविंग कंडीशन ऑफ सीमापुरी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आप कैप्चर कर लीजिएगा भाई इनको। ओके, ये क्वेश्चंस हैं जो आपके इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, तो ये हो जाएंगे आपके क्वेश्चंस। ओके, लॉस्ट स्प्रिंग के। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, आपके डीप वाटर पर। ओके, डीप वाटर पे चलते हैं। इसमें हम देखने को मिलेगा कि जो आपके ऑथर हैं विलियम डगलस, वो किस तरह से फियर ऑफ वाटर था, उनको पानी से डरते थे किस तरह से, और फिर बाद में अपनी विल पावर से, अपने करेज से, अपने डिटर्मिनेशन से और सारी चीज़ों से उन्होंने अपने इस फियर ऑफ वाटर को ख़त्म किया और वो एक परफेक्ट स्विमर बन गए। तो देखो स्टोरी किस प्रकार है। देखो डीप वाटर इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी दैट रिकाउंट्स हाउ विलियम डगलस ओवरकम हिज चाइल्डहुड फियर ऑफ वाटर, कि किस तरह से जो विलियम डगलस हैं वो अपने जो पानी से डरते थे ना, तो उस फियर ऑफ वाटर से कैसे वो बाहर निकले। पानी से क्यों डरेंगे, तो कुछ इंसिडेंट उसके उनके साथ ऐसे हो गए जिस वजह से। देखो व्हेन डगलस वॉज 3 और 4 years ओल्ड, जब वो 3-4 साल के थे ना, ही वेंट टू द बीच इन कैलिफोर्निया विद हिज फादर, अपने फादर के साथ एक बीच पर गए थे। ए स्ट्रॉन्ग वेव नॉक्ड हिम डाउन एंड स्वेप्ट ओवर हिम, देखो एक स्ट्रॉन्ग वेव आई खतरनाक सी और वो उनको बहा के ले गई आगे तक। तो वो बहुत ज़्यादा डर गए थे इस इंसिडेंट से। दिस एक्सीडेंट, देखो दिस एक्सीडेंट लेफ्ट ए डीप फियर ऑफ वाटर इन हिज माइंड, तो इस एक्सीडेंट ने क्या करा, इस घटना ने, इस इंसिडेंट ने क्या करा, उनके माइंड में एक तरीके से फियर ऑफ वाटर क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया, और फिर वो हमेशा पानी से क्या हो गए, डरने लग गए भाई। ओके, 3-4 साल के थे, अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया के बीच पर गए, एक स्ट्रॉन्ग सी वेव आई, वो उनको भाग के ले गई, तो एक तरीके से डर गए, वो एक डर बैठ गया उनके अंदर, समझ रहे हो। व्हेन द ऑथर वॉज 10 और 11, जब वो 10 या 11 साल के थे ना, तब क्या हुआ था, ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग, उन्होंने सोचा यार मैं अब स्विमिंग करना सीख लेता हूँ। ओके, सो ही वेंट टू दी YMCA पूल एज ही थॉट दैट इट वाज सेफ, उन्होंने सोचा मैं YMCA का जो पूल है वहाँ पे चले जाता हूँ, वहाँ पे मैं स्विमिंग सीखूंगा। उनको लगा कि यार ये सेफ़ होगा, बाकी ये सेफ़ नहीं था, ये डेंजरस था। इनकी मदर ने भी इनको कहा था कि भाई वहाँ पे मत जाना, वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। लेकिन इन्होंने सोचा कि यार मैं अब स्विमिंग करना सीखूंगा, तो ये YMCA पूल पर चले गए थे जब वो 10 या 11 साल के थे। ओके, तो क्या होता है, देखो वन डे व्हेन ही वाज अलोन एट द पूल, जब वो YMCA पूल पे चले गए, अकेले थे वहाँ पर, तब क्या हुआ, ए बिग स्ट्रॉन्ग बॉय, एक स्ट्रॉन्ग बॉय आया। ओके, एंड केम एंड देखो बॉय केम एंड पिक्ड हिम अप, उसने विलियम डगलस को क्या करा, उठाया, देन थ्रू हिम इनटू द डीप वाटर, और उसको पानी में फेंक दिया। एक स्ट्रॉन्ग लड़का आया, उसने क्या करा, अपने विलियम डगलस को उठाया और पानी में फेंक दिया। अब तैरना तो आता नहीं,
तो भाई ही ट्राइड टू जंप अप, ही प्रैक्टिस्ड अ लॉट बट ही वेंट डीप। भाई अब तैरना आता नहीं तो काफ़ी बार जंप करा, नहीं आ पाए ऊपर, तो गहराई में जाते जा रहे हैं। ही कुड नॉट ब्रीथ, ढंग से सांस नहीं ले पा रहे थे, एंड हिज होल बॉडी वॉज स्टिल एंड रिग्ड, उनकी बॉडी एकदम से सख्त हो गई थी बहुत ज़्यादा। ओके, सख्त हो गई थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे वो। देन ए कोच प्रोटेक्टेड हिम। देन थोड़े समय बाद कोई, वो तो फिर अनकॉन्शियस हो गए थे। बाद में जब वो उनकी जब वो कॉन्शियस हुए, ओके, होश आया उनको, तब उनको पता चला कि ये कोच था, उन्होंने उनको डूबने से बचाया। ओके ओके, देखो, दिस एक्सपीरियंस हंटेड हिम फॉर मैनी ईयर्स। और ये एक और घटना हो गई उनके साथ। तो अब पहले ही डरते थे, फियर ऑफ वाटर था उनको पहले ही, और ये घटना और हो गई, और इस बात वो बहुत ज़्यादा डीप में जाके, तो अब ये जो एक्सपीरियंस है इनको बार बार हॉन्ट कर रहा है, मतलब परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा इनको तकलीफ दे रहा है बार बार। कई सालों तक इनको फियर ऑफ वाटर झेलना पड़ा। एंड ही हैड ए फियर ऑफ वाटर। ओके, ही वॉज डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज हॉबीज़। अब वो अपनी हॉबीज, अब फियर ऑफ वाटर हो गया, डर लगने लग गया किससे, पानी से। तो अब अपनी जो हॉबीज़ हैं, लाइक फिशिंग है, बोटिंग एंड स्विमिंग, ये सारी चीज़ों से भी क्या हुए, डिप्राइव्ड हो गए, पीछे हो गए, मतलब वंचित रह जाना। ओके, वो भी नहीं कर पा रहे थे कि अब अपनी फियर ऑफ वाटर की वजह से अपनी जो हॉबीज़ थी ना उनकी, वो भी नहीं कर पा रहे थे वो। देखो, इन अक्टूबर में क्या उन्होंने कुछ डिसीजन लिया। ही डिसाइडेड टू कॉन्क्यूर द फियर ऑफ वाटर, कि मैं मेरे इस फियर ऑफ वाटर से लड़ूंगा और मैं बाहर निकलूंगा इससे। ओके, देखो, ही हायर्ड ए स्विमिंग इंस्ट्रक्टर। उन्होंने क्या, एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, मतलब एक कोच होता है ना, उसको क्या कर रहा, हायर कर लिया कि भाई मेरे को स्विमिंग सिखा दे अब अच्छे से। वो ट्रेन हिम स्टेप बाय स्टेप, और उस इंस्ट्रक्टर ने, कोच ने, ओके, क्या करा, उनको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सिखाई, लाइक टीचिंग हिम ब्रीदिंग, लाइक इनहेल एंड एक्सहेल इन वाटर, कि किस तरह से पानी में सांस लेना है, छोड़ना है। ओके, एंड अदर फिजिकल मोमेंट्स, कि किस तरीके से पानी में अपने बॉडी को फिजिकल मोमेंट्स, अलग अलग सारी चीज़ें बता दी उसको। ओके, द इंस्ट्रक्टर यूज्ड ए रोप एंड पुली मेथड टू मेक डगलस ए ग्रेट स्विमर। रोप एंड पुली, ओके, उनको बांधा किसी से और फिर रस्सी से उनको प्रैक्टिस करवाते थे, समझ गए, इस तरीके काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई। आफ्टर रेगुलर प्रैक्टिस ही लर्न टू स्विम परफेक्टली एंड कॉन्फिडेंटली। काफ़ी प्रैक्टिस करने के बाद वो सीख गए, क्या सीख गए, कॉन्फिडेंटली स्विम करना सीख गए वो। टू टेस्ट हिमसेल्फ, फिर बाद में कई समय बाद उनको लगा कि यार, मन में तो ख्याल है कि यार अभी भी डरता हूँ, शायद मैं अभी भी डरता हूँ, लेकिन खुद को टेस्ट करने के लिए वो चले गए एक पुल में। ओके, डगलस वेंट स्विमिंग टू ए लेक में चले गए। ओके, टू चैलेंज हिज फियर, अपने फियर को चैलेंज करने के लिए कि मैं देखता हूँ, है ना, इस तरीके से। ही स्वॉम फ्रॉम वन शोर टू अदर शोर परफेक्टली, वो एक किनारे से दूसरे किनारे तक परफेक्टली स्विम कर लिया। फिर उनको एहसास हो गया इस चीज़ का कि मैंने मेरे फियर ऑफ वाटर से, जो मैं डरता था ना, मेरे को जो डर था फियर ऑफ वाटर, ओके, उससे मैं ओवरकम आ गया, मैंने कनकर कर लिया, जीत पा ली, मेरे डर से मैंने जीत पा ली। सो ही फाइनली रियलाइज्ड ही हैड डेफीटेड हिज फियर, उनको रियलाइज हो गया कि मैंने मेरे डर को क्या कर दिया, हरा दिया है। इन दिस वे ही कंकर्ड हिज फियर ऑफ वाटर एंड बिकम ए परफेक्ट स्विमर। तो इस तरह से उन्होंने अपने फियर ऑफ वाटर से क्या कर लिया, कनकर कर लिया, विजय प्राप्त कर ली। तो एक तरीके से ये लेसन हमारे को यही चीज़ सिखाता है कि जो भी हमारे डर हैं, या जो भी हमारी कमियां हैं, जो भी हमारे दिक्कतें हैं, समझ रहे हो, या वो हमारे मन में जब तक ज़्यादा हावी रहती है ना, तब ज़्यादा हमारे को परेशान करती है। लेकिन अगर हम करेज के साथ, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ और पूरे विल पावर को अपनी स्ट्रॉन्ग रखकर अगर हम उस चीज़ का सामना करते हैं ना, और उस चीज़ से लड़ने की अगर हिम्मत अपने अंदर ले आते हैं, उस चीज़ को हराने की, उस चीज़ को ख़त्म करने की अगर हम अपने अंदर वो सामर्थ्य है, वो पोटेंशियल लेकर आ जाते हैं, तो वो कोई भी ऐसा डर नहीं है, फिर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो एक इंसान नहीं कर सकता है। तो यही चीज़ सिखाई है इस लेसन ने हमारे को, कि कोई भी डर हो, कोई भी दिक्कत हो, या कोई भी आपको परेशानी हो किसी भी प्रकार की, अगर आप करेज अपने अंदर रखते हैं, अगर आप स्ट्रांग है, अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है, अगर आपका डिटर्मिनेशन अच्छा है कि हाँ दृढ़ निश्चय कर लिया तो कर लिया, तो फिर ऐसा कोई फियर नहीं है, या फिर ऐसी कोई एक्टिविटी या कोई ऐसा
कोई वर्क ऐसा नहीं है, काम ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ें सिखाई है कि इंसान को अपने अंदर ये सारी चीज़ों की क्वालिटीज़ रखनी चाहिए। ओके, देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसके। What is the misadventure that William Douglas speak about? Okay, how did the instructor build a swimmer out of Douglas? Okay, how did Douglas overcome his fear of water? और एक है why was Douglas determined to get over his fear of water? तो ये कुछ 4 क्वेश्चंस है। ओके, बाकी क्वेश्चंस भी आप कर लीजिएगा, बाकी इनको अच्छे से कर लीजिएगा। इनके आंसर भी मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ। ओके, जिससे आपको दिक्कत ना हो भाई। बाकी तो बता ही रखे हैं, सेपरेटली सब करवा रखा है मैंने आपको। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, व्हाट इज़ द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। ये क्वेश्चन कर लेना अच्छे से। ओके, कैप्चर कर लीजिए इसको। आगे देख लिए कौन सा था। हाँ ये रहा फोर्थ, व्हाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। इसका आंसर ये रहा। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हाउ डिड इंस्ट्रक्टर बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डगलस। तो ये ऐसे आ जाए, हाउ डिड द ऑथर बिकम ए परफेक्ट स्विमर। तो आपका आंसर ये रहेगा। वो एरर है जी, फिल्म नहीं है जी, ये विलियम है होगा। ओके, ये एरर है, इसमें थोड़ा सा विलियम होगा ये। ओके, और सेवंथ क्वेश्चन है, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। ओके, ओके ये क्वेश्चन थे। होप करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं हम, द रेड ट्रैप। तो ये थे, देखो डीप वाटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ये थे। भाई डिटेल में ही बता रहा हूँ आपको सारी चीज़ें की, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए भाई। ओके, देखो द रेड ट्रैप, इसमें क्या है भाई, एक रेड ट्रैप है। रेड ट्रैप समझ दो, रेड ट्रैप यानी होते हैं चूहेदानी। चूहे को पकड़ने का होता है ना, उसको कहते हैं रेड ट्रैप। ओके, रेड चूहा, ट्रैप यानी पिंजरा। ओके, तो इस तरीके से रेड ट्रैप। इसमें एक पैडलर है। पैडलर समझते हो, पैडलर होता है भाई जो अपने फेरी वाला होता है ना। फेरी वाला मीन्स जो गली मोहल्लों में जाकर अपना सामान बेचता है। समझ गए, आपके भी एरियाज़ में आते होंगे कई कई जो अपने साथ सामान लेकर आते हैं कई। ओके, और गलियों में घूमते रहते हैं और फिर सामान बेचते हैं अपना। तो इस तरीके से एक रेड ट्रैप सेलर है, पैडलर है। ओके, पैडलर। ओके, पैडलर फेरी वाला जो अपने घूम फिर के अपने रेड ट्रैप्स बेचा करता है। तो भाई एक लेसन देखो क्या है, द स्टोरी स्टार्ट्स विद ए पैडलर। पैडलर है, एक रेड ट्रैप सेलर है, चूहेदानी बेचने वाला। ओके, वो वॉन्डर्स हेयर एंड देयर टू सेल हिज रेड ट्रैप्स। वो इधर उधर घूमता रहता है अपने रेड ट्रैप्स को बेचने के लिए, भाई चूहेदानियों को बेचने के लिए। ही इज़ वेरी पुअर एंड लोनली, भाई काफ़ी ज़्यादा गरीब है, काफ़ी ज़्यादा अकेला है। ड्यूरिंग हिज वॉन्डरिंग्स, अपनी वॉन्डरिंग्स में जो जो वो घूमा है ना, तो देखो ही स्ट्रक बाय द आइडिया दैट, तो एक आइडिया उसको माइंड में आ चुका है। ओके, वो इतना घूम चुका है तो उसको एक माइंड में एक आइडिया आ चुका है। क्या आइडिया है, दैट वर्ल्ड इटसेल्फ इज लाइक ए रेड ट्रैप। ये जो संसार है ना, ये भी कुछ नहीं बल्कि एक रेड ट्रैप ही है, एक चूहेदानी है। कैसे, इट इज़ बिकॉज एज माई, जैसे एक चूहे को हम ललचाने के लिए, उसको पकड़ने के लिए उसको ललचाया जाता है पहले, कि उस चूहेदानी में हम या तो चीज़ का टुकड़ा या फिर कोई रोटी का टुकड़ा रख देते हैं, जिससे उसके लालच में आ जाए और फिर उसको खाने के लालच में आके और फिर वो ट्रैप्ड, उसको पकड़ लिया जाता है। इसी तरीके से देखो, इसी तरीके से पीपल आर ऑल्सो ट्रैप्ड बाय ग्रीड एंड मटेरियलिस्टिक थिंग्स। जो ये लोग हैं ना इस संसार के, वो भी एक तरीके से ट्रैप्ड हो सकते हैं, पकड़े जा सकते हैं। मतलब उनको भी ललचाया जा सकता है। कैसे ललचाया जा सकता है, मटेरियलिस्टिक थिंग्स, इस संसार में अच्छी से अच्छी चीज़ें दिखाकर और मनी से अट्रैक्ट कर ग्रीड से, ओके, लालच से वगैरह सारी चीज़ों से एक आदमी को इस तरीके से किसी भी पर्सन को ऐसे दिखा दिया जाता है, देन वो लालच में आ जाता है, फिर उस लालच के चक्कर में वो फंस जाता है आखिर में। ओके, तो इसी तरीके से वर्ल्ड है, ये भी एक रेड ट्रैप ही है। जिस तरह से हम चूहे को पकड़ लेते हैं, देन उसी तरीके से ये वर्ल्ड है, इसमें भी कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को ललचाती है और फिर वो एक जाल में फंस जाता है। तो इसने ये चीज़ सीख ली है। और इस पार्ट का, इस लेसन का
मेन मीनिंग ही यही है, समझ रहे हो? मेन आइडिया, सेंट्रल आइडिया, मेन जो मैसेज है वो यही है। ओके, देखो आगे देखते हैं। वन इवनिंग, एक शाम क्या होता है, ही नॉक्स एट द डोर ऑफ एन ओल्ड क्रॉफ्टर हु लिव्स अलोन इन ए कॉटेज। एक दिन वो घूमता घूमता थक गया भाई, का किसी के गेट पे खटखटाया। एक क्रॉफ्टर, एक किसान, ओके, एक रहता था, अकेला रहता था अपने कॉटेज में। जो उस वो क्या बहुत लोनली है, बहुत ज़्यादा अकेला है, तो उसको भी कोई दिखा कि यार आज तो मेरे कोई आया है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ओके, तो क्रॉफ्टर वेलकम्स हिम काइंडली, बहुत अच्छे से उसको वेलकम करा, टॉक्स विद हिम, उससे बातें करी, गिव्स हिम फूड, उसको खाना दिया, टबाकू दिया, एंड लेटर प्लेज कार्ड्स विद हिम, और उसके साथ बहुत बढ़िया तरीके से कार्ड भी, ताश भी खेलने लग गया। तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा भाई उस किसान को कि वो यूजुअली अकेला रहता है, आज उसके पास कोई है कंपेनियन, कोई साथी है, तो उसके साथ बहुत अच्छे से वो रह रहा है। ओके, देन क्या करता है, he feels very happy when he is with the peddler। then क्या करता है, the old crofter shows him a leather pouch in which there are 30 kroners he had earned from selling his cow's milk। तो इतना ज़्यादा घुल मिल जाता है, इतना फ्रेंडली हो जाता है उससे कि उसने जो 30 कॉर्नर्स अभी अभी जो उसने अर्न किए थे ना, अपनी जो उसकी जो काऊ थी उससे उसका मिल्क सेल कर कर उसने क्या अभी प्रीवियस मंथ में क्या 30 क्रोनर्स अमाउंट है, ओके, मनी है, ये इकट्ठी करी थी, तो ये एक पाउच में रख रखी, तो ये पाउच भी उसको दिखा दिया पेडलर को। तो इतना फ्रेंडली हो गया था कि भाई ये मैंने अभी देखो मेरे काऊ का जो वो काऊ है ना उससे मिल्क सेल करा था और फिर मैंने 30 क्रोनर्स कमा लिए। तो ये जो पाउच था ना जिसमें पैसे रखे हुए थे वो भी दिखा दिया उसको, ज़्यादा फ्रेंडली हो गया था बहुत ज़्यादा। देखो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, द पेडलर लीव्स, वो पेडलर चले जाता है, ओके, बट द टेम्पटेशन ऑफ 30 क्रोनर्स मेक्स हिम कम बैक। लेकिन वो जाते जाते उसके मन ललचा रहा था, काश यार मेरे पास वो 30 क्रोनर्स हो जाए, वो पैसे आ जाए, वो पैसे ले लेता मैं, समझ रहे हो? बार बार निकल तो गया लेकिन मन में वही वही चल रहा है। ही साइलेंटली एंटर्स द हाउस एंड स्टील्स द मनी। चुपचाप से जब वो क्रॉफ्टर चले जाता है ना, चुपचाप से वापस आता है उसके घर में और वो पैसे से रखा हुआ पाउच है ना उसको लेता है और चले जाता है। देखो, ओके, इस तरीके से देन द पेडलर गेट्स लॉस्ट इन द डीप फॉरेस्ट। फिर भाई भाग जाता है वो एक घने जंगल में, और अब वो घने जंगल में से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा उसको, रास्ता नहीं मिल रहा निकलने का। तो ही रियलाइजेज ही हैज़ फॉलन इनटू द ट्रैप ऑफ द वर्ल्ड। उसको लगने लग गया कि मैं भी संसारिक मोह माया में या फिर इस संसार के जाल में फंस चुका हूँ। बिल्कुल फंस चुका हूँ। कैसे भाई? मैंने आपको बताया था ना, कुछ लालच होते हैं जिनको आदमी एक बार लालच में कर तो लेता है लेकिन आखिर में क्या होता है, वो फंस जाता है। तो इसी तरीके से इसके साथ हुआ। पैसे चुरा तो लिए लेकिन अब घने जंगल में जा चुका, अब निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा, परेशान हो गया। तो ये समझा कि मैं भी मेरे लालच के चक्कर में फंस गया। द फॉरेस्ट सीम्स लाइक ए बिग रेट ट्रैप फॉर हिम। ये फॉरेस्ट जो था ना जिसमें फंस गया था वो, उसको एक चूहेदानी लग रहा था बड़ा सा। ओके, हाउ एवर ही रीचेज ए लार्ज आयरन मिल। थोड़े समय निकलने के बाद वो घूमता घूमता एक आयरन मिल, एक आयरन मिल के पास जाके चला गया, वहाँ तक पहुँच गया वो। द ओनर आयरन मास्टर, ओनर कौन था उसका? आयरन मास्टर मिस्टेकनली फील्स दैट ही इज हिज ओल्ड रिलेटिव और फ्रेंड। तो जो वहाँ पे जाने के बाद क्या हुआ, वो वहाँ का जो ओनर है ना आयरन मास्टर, उसको समझ में क्या आ रही है, तो यार उसको देखा देखा सा लग रहा है, यार ये तो मेरा कोई ओल्ड रिलेटिव है, यार ये तो मेरा कोई पुराना दोस्त है जो खो गया था। तो उसको मिस्टेकनली, वो गलती से उसको वो अपना पुराना रिलेटिव या फ्रेंड मान लेता है, तो उसको इनवाइट कर लेता है, चल मेरे घर चल, आज हम साथ में एंजॉय करेंगे, इस तरीके से। ओके, so he warmly invites him for shelter। okay, he gives food to him, उसको खाना दिया, and tells his servant to bath him, अपने servants को कहा कि भाई इसको नहलाओ। ओके, एंड शेव हिम, उसकी दाढ़ी वगैरह भी करो। आफ्टर द बाथ, भाई नहाने के बाद, ही इज़ वेल ड्रेस्ड, अच्छे से उसको कपड़े पहनाए गए। सो द आयरन मास्टर थिंक्स दैट ही हैज़ मेड ए मिस्टेक, ही इज़ नॉट हिज रिलेटिव और फ्रेंड, ही इज़ ए स्ट्रेंजर। भाई अब वो अच्छे से ग्रूम्ड हो चुका था, पहले तो अजीब सा लग रहा था और रात के अंधेरे में गलती हो गई होगी आयरन मास्टर से। अब आने के बाद उसको बढ़िया तरीके से नहलाया गया, उसको शेव किया गया, अच्छे से कपड़े पहनाए गए। तो फिर
उसके बाद में उन्होंने उसको देखा ना, यार ये तो मैं किसी गलत आदमी को लेकर आ गया, ये तो वो मेरा कोई रिलेटिव या फ्रेंड नहीं है, ये तो कोई अनजान व्यक्ति है। ओके, सो ही टेल्स हिम टू गो अवे, फिर कहा कि भाई जा तू। ओके, बट हिज डॉटर एडला विलियमसन, डॉटर है ना, उसने क्या करा, स्पीक सो काइंडली टू हिम, बहुत प्यार से बहुत काइंडली उससे बात कर रही थी पैडलर से। ओके, मेक्स हिम कंफर्टेबल, उसको कंफर्टेबल किया, एंड टेल्स हिम टू सेलिब्रेट क्रिसमस ईव विद देम, और कहा कि भाई बाद में चले जाना, आज क्रिसमस ईव को, जो क्रिसमस जो सेलिब्रेट करते हैं ना ये लोग, तो आज क्रिसमस की शाम तक आज हमारे साथ ही सेलिब्रेट करना, नेक्स्ट आप चले जाना। ओके, देखो, हर पोलाइट एंड काइंड बिहेवियर मेक्स द पैडलर सो वार्म हार्टेड, उस एडला के बिहेवियर से वो बहुत ज़्यादा बदल सा गया था, कौन, पैडलर। ओके, देखिए, एडला नोज दैट ही इज पुअर एंड ए पर्सन हु एस्केप्ड आफ्टर स्टीलिंग समथिंग। एडला को ये फील हो रहा था, क्या फील हो रहा था कि यार ये जो है, ये कोई भागा हुआ व्यक्ति लग रहा है या फिर कोई पुअर लग रहा है, तो उसको पहचान है, वो पहचान लेती है लोगों को, समझ रहे हो। तो इस तरीके की है एडला, तो लेकिन फिर भी वो उससे बहुत ज़्यादा पोलाइट बोलती है, उससे बहुत अच्छे से बात करती है, उसके अच्छे से ट्रीट करती है। ओके, देखो, बट शी इज स्टिल काइंड टू हिम एंड टेक्स ग्रेट केयर ऑफ हिम। द नेक्स्ट मॉर्निंग द पैडलर हैज़ लेफ्ट, अगले सुबह पैडलर चला गया। ही हैज़ नॉट स्टोलन एनीथिंग, वो उनके घर से कुछ नहीं चुरा के गया। इंस्टीड, इसके बजाय, ही हैज़ लेफ्ट बिहाइंड द स्टोलन 30 kroners एंड ए रैट ट्रैप। इट इज़ ए गिफ्ट फॉर एडला अलॉन्ग विद ए लेटर ऑफ ग्रेटिट्यूड। भाई अगली सुबह पैडलर चला गया, लेकिन वो चुरा के कुछ नहीं गया, बल्कि जो उसने चुराए थे ना, जो पैसे 30 kroners चुराए थे, ओके, वो क्या करा, वो उसने रख दिए, और एडला के लिए एक रेड ट्रैप भी गिफ्ट दिया उसने कि, और उसमें एक लेटर भी लिखा है, उस लेटर में उसने एडला को धन्यवाद दिया है, और उसको उसके हम्बल बिहेवियर, काइंड बिहेवियर से उसको बहुत अच्छा लगा, वगैरह वगैरह, ग्रेटिट्यूड। ओके, सारे थैंकफुलनेस वगैरह सारी जताई उसने उस लेटर में, एंड मेंशन करा कि ये रेड ट्रैप आपके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है, एंड ये 30 kroners है ना, ये ओल्ड क्राफ्टर के हैं, जो इस हिल से थोड़ा नीचे रहता है। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको उस क्राफ्टर को देकर आ जाइएगा। ओके, और फिर उस लेटर में ही लिखा हुआ था, और अपना पैडलर जा चुका था। तो समझ में आया आपको ये चैप्टर? इसमें हमको ये देखने को मिलता, तो स्टोरी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। तो इसमें हमको ये देखने को मिलता है कि किसी इंसान चाहे कितना ही बुरा हो या फिर कितनी भी अलग अलग कंडीशंस हों उसकी, लेकिन उसके दिल में किसी भी कोने में एक अच्छा व्यक्ति होता है, एक अच्छाई होती है, समझ रहे हो आप। वो बहुत ज़्यादा नेगलेक्टेड था, हर कोई उसको अच्छे से व्यवहार नहीं करता था उससे, और वो इस तरीके का हो गया, चाहे उसने चुराई हो चीज़ें। लेकिन एडला के बहुत ज़्यादा काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर से, उसके अच्छे से ट्रीटमेंट से उसने उसका ध्यान रखा, उसको बहुत अच्छे से बात करी, उसको गिफ्ट में जैकेट वगैरह दिया, सब करा। तो वो सब चीज़ें उसको क्या बहुत ज़्यादा प्रभावित कर गई, और उसके अंदर की जो अच्छाई है ना, वो जाग गई, और फिर उसने ये आपको बता ही दिया एंडिंग इसमें। तो इस तरीके से हमको ये सीखने को मिलता है कि इंसान के अंदर दिल में किसी न किसी कोने में क्या अच्छाई होती है, वो जब जगती है ना, तो इंसान एक डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन बन जाता है। वो जैसा होता है वो उससे बदल जाता है और एक अच्छा व्यक्ति बन जाता है, चाहे वो कैसा ही व्यक्ति हो। एक अंदर अच्छाई ज़रूर होती है, और वो उस अच्छाई जब उसकी जग जाती है, वो एक अलग इंसान बन जाता है। तो ये सीखने को हमको इस चैप्टर में मिलता है। ओके, होप करता हूँ समझ आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लीजिए। फ्रॉम वेयर डिड द पैडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग ए रेड ट्रैप? ओके, डिड द पैडलर एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम क्रॉफ्टर? ओके, देखो, why was the crofter so talkative and friendly with the peddler? नेक्स्ट देखिए, why did the iron master speaks kindly to the peddler and invite home? Okay, why did the peddler decline the invitation of the iron master? Okay, देखो, when did the iron master realize his mistake? देखिए, why was Adla happy to see the gift left by the peddler? Okay,
आगे देखिए, वाई डिड द पैडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टेबल। देखिए, हाउ डिड एडला चेंज द बिहेवियर ऑफ द पैडलर। और लास्ट में देख लीजिएगा एक करेक्टर स्केच ऑफ रेड ट्रैप सेलर या पैडलर। ओके, ये देख लीजिए, क्वेश्चन आंसर्स हैं कुछ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, खूब सारे क्वेश्चन हैं आपके इस चैप्टर में, उनमें से मैंने 10 ही सेलेक्ट करें। ओके, बाकी भी कर लीजिएगा, बाकी इनको थोड़ा इम्पोर्टेंट दृष्टि से देख के जाना है आपको। ओके, करवा रखे ही हैं आपको क्वेश्चन आंसर्स वगैरह, फिर भी एक बार देख लीजिए भाई। देखो, एक तो ये था, फ्रॉम वेयर डिड द पैडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग ए रेड ट्रैप। ओके, आगे देख लीजिए कौन सा था। हाँ, ये रहा, डिड द पैडलर एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर। आंसर देख लीजिए भाई, कैप्चर कर लीजिए। देखो, वाई वॉज द क्रॉफ्टर सो टॉकटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर। ओके, देखो ये रहा, वाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पेडलर एंड इनवाइट हिम होम। और नेक्स्ट है, वाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इनविटेशन ऑफ द आयरन मास्टर। कैप्चर कर लीजिए आप, है ना। देखिए, व्हाट मेड द पेडलर एक्सेप्ट एडला विलियमसन इनविटेशन, ये है। ओके, देखो, व्हेन डिड द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक। ओके, Why was Adla happy to see the gift left by the peddler? ये रहा इसका आंसर। Why did the peddler sign himself as Captain Von Stable? ओके, ये इसका आंसर रहा। ये क्वेश्चन भी कर लीजिएगा, देखो अगर उसमें मिस हो गया तो ये ज़रूर कर लेना। हाउ डिड एडला चेंज द बिहेवियर ऑफ द पेडलर। ओके, और देखो, ड्रॉ ए करेक्टर स्केच ऑफ रेड ट्रैप सेलर या फिर पेडलर। ये करेक्टर स्केच है भाई। ओके, एडला का भी थोड़ा सा देख लेना, एडला का एक करेक्टर स्केच है, ये भी देख लेना। ओके, थोड़ा सा उसके बारे में, उसकी क्वालिटीज़, उसके इसलिए अच्छी बातें वगैरह वो मेंशन कर दीजिएगा। ओके, तो ये थे कुछ क्वेश्चन आंसर्स इसके। ओके, रेड ट्रैप भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे इंडिगो, है ना। इंडिगो, यस, इंडिगो। ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन आंसर, देन हमारा जो सेशन है कंप्लीट होगा आज का। देखो, इंडिगोज बाय लुइस फिशर इज एन अकाउंट ऑफ हाउ महात्मा गांधी सक्सेसफुली लेड द चंपारण मूवमेंट। ओके, इसमें हमको बताया जाता है कि भाई किस तरह से महात्मा गांधी जी ने चंपारण का जो आंदोलन था ना, वो किस तरह से अच्छे से लड़ा और फिर जीता उसको। ओके, देखो, द स्टोरी बिगिन विद ए पुअर पीजेंट। स्टोरी स्टार्ट होती है पुअर गरीब किसान से, एक शेयर क्रॉपर से। ओके, जिसका नाम है राजकुमार शुक्ला, फ्रॉम चंपारण, जो चंपारण से है। वो मीट्स महात्मा गांधी एट द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन इन लखनऊ। ओके, 1916 में हुआ था। तो ये गांधी जी के पास आ रहा था बार बार, अपने उसको किसी ने कहा था कि अब आपकी मदद तो एक ही व्यक्ति कर सकता है, वो है महात्मा गांधी। तो इस तरीके से बार बार गांधी जी के पास आ रहा था, उनसे मिलने के लिए, उनसे वक्त मांगने के लिए कि आप हमारे साथ चंपारण चलिए, जिससे हमारी जो दिक्कतें हैं ना वो सुधर सके। ओके, तो राजकुमार शुक्ला रिक्वेस्ट गांधी टू विजिट चंपारण एंड हेल्प द इंडिगो फार्मर्स who were being exploited by ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। जो इंडियन फार्मर्स हैं, जो वो भाई परेशान हो रहे थे, नील की खेती होती थी ना उस वजह से। और जो ये ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे ना उस टाइम, वो इनको क्या कर रहे थे, बहुत ज़्यादा बाधित कर रहे थे इंडिगो की फसल को उगाने के लिए वगैरह वगैरह। तो गांधी जी को वो बुला रहे थे कि भाई आप हमारे साथ चलो। देखो, एक डिस्प्यूट थी, क्या थी, बिटवीन ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एंड पुअर पीजेंट्स। क्या थी, देखो, द पीजेंट्स वर फोर्स टू ग्रो इंडिगो ऑन 15% ऑफ देयर लैंड एंड सेल इट टू ब्रिटिश प्लांटर्स टू फिक्स्ड एंड लो प्राइसेस। भाई कहते थे कि भाई आपको इंडिगो ही उगानी अपने 15% एरिया में, और उसको हमारे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को एकदम कम दामों पे बेचनी है। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चल रहा था ये सिस्टम। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे सारे
जो भी किसान थे। बाद में क्या हुआ देखो, सिंथेटिक इंडिगो हो गई थी, जर्मनी ने इन्वेंट कर ली थी सिंथेटिक कृत्रिम, ओके, इंडिगो फ्रॉम जर्नी रिड्यूस्ड डिमांडेड। तो फिर इनकी डिमांड कम हो गई थी भाई, जो ये कर रहे थे। तो फिर द ब्रिटिश फोर्स पीजेंट टू कंपनसेट, भाई कि आप अपन कंपनसेट कर लेंगे देन इंस्टीड, ओके, एन एक्ट ऑफ ग्रॉस एक्सप्लॉयटेशन। फिर उनको भाई क्या थोड़ा सा पागल बनाया जाता, एक तरीके से बेवकूफ़ बनाया जाता था, ओके। और फिर उनको क्या एकदम कुछ भी दिया नहीं जाता था, क्या नहीं, उनको रिफंड नहीं दिया जाता था, परेशान किया जाता, उनसे भी ले लेते थे चीज़ें, ओके, लेकिन उनको रिफंड नहीं देते, उनको कुछ देते नहीं थे इन रिटर्न में। तो देखो, गांधी जी प्रॉमिस शुक्ला दैट ही वुड केम टू चंपारण, ओके, एक बार प्रॉमिस कर दिया कि अभी तो मेरे को थोड़ा काम है, लेकिन जैसे ही वक्त मिलेगा मैं ज़रूर तुम्हारे साथ चलूँगा। तो अपने थोड़े समय बाद सारे काम ख़त्म होने के बाद, सारे काम कंप्लीट करने के बाद गांधी जी वेंट टू चंपारण विद शुक्ला, ओके। ऑन द वे ही विजिटेड पटना वेयर ही मेट राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी जानते ही होंगे, अपने इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट, ओके। तो उस टाइम तो फिर सबसे पहले अभी गांधी जी चंपारण चले गए राजकुमार शुक्ला के साथ, तो पटना से होते हुए गुजरे, तो वहाँ पे वे राजेंद्र प्रसाद से मिले एंड वेंट टू मोतीहारी एंड मुजफ्फरपुर। फिर मोतीहारी गए, फिर मुजफ्फरपुर गए। इन मुजफ्फरपुर गांधी वॉज वार्मली वेलकम्ड बाय प्रोफेसर JB कृपलानी। वहाँ पे बहुत ज़्यादा वार्मली वेलकम किया गया प्रोफेसर JB कृपलानी द्वारा एंड हिज स्टूडेंट्स, ओके, इनके द्वारा गांधी जी का। गांधी जी वॉज डीपली टच्ड बाय देयर सपोर्ट। देखिए, ही रियलाइज्ड दैट इंडियन लॉयर्स एंड एजुकेटेड मैन वर ऑल्सो अफ्रेड ऑफ चैलेंजिंग द ब्रिटिश अथॉरिटीज़। भाई ये उनको लगा कि यार ये जो इंडियन लॉयर्स हैं और जो एजुकेटेड जो लोग हैं वो भी यार ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से चैलेंज करने में डर रहे हैं, ओके। तो ये चीज़ रियलाइज हुई उनको। गांधी बिगेन कलेक्टिंग फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम पीजेंट्स अबाउट देयर अनफेयर ट्रीटमेंट एंड सफरिंग्स। तो फिर गांधी जी अब वही जो फैक्ट्स होते हैं ना, तथ्य इकट्ठे करने लग गए अब सारे, ओके। देखिए फिर क्या होता है, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स क्या है, ऑर्डर्ड गांधी टू लीव चंपारण इमीडिएटली। भाई ब्रिटिश लैंडलॉर्ड ने कह दिया कि गांधी जी भाई अब चंपारण छोड़ दीजिएगा जल्दी से, बट ही रिफ्यूज एंड वॉज रेडी टू फेस पनिशमेंट। भाई मना कर दिया गांधी जी ने कि नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा, कर लो जो करना है तुम्हारे को, जो पनिशमेंट देना दे लो। यहाँ से सबसे पहला चीज़ स्टार्ट हुई थी गांधी जी की सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा। यहाँ से जब मना किया था ना उन्होंने, तो यही एक फर्स्ट चीज़ थी, समझ रहे हो आप, ओके। ही रिसीव्ड ए समन्स टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। जब मना कर दिया ना, तो फिर कोर्ट से समन आ गया, बुलावा आ गया कि भाई अगले दिन कोर्ट में पेशी है, गांधी जी आ जाना, इस तरीके से, ओके। The news spread quickly and the thousands of peasants gathered around the court to support गांधी जी। अब सब में बात फैल गई सारे जगहों पर कि भाई गांधी जी को कोर्ट में बुला लिया, इस तरीके से। तो उनके सपोर्ट में जितने भी पीजेंट्स थे, जितने भी लोग थे ना, भर भर के थाउजेंड्स ऑफ पीपल उस कोर्ट को घेर लिया कि गांधी जी को कैसे पकड़ लिया, समझ रहे हो। अब ब्रिटिश अथॉरिटीज़ देख के घबरा गई, यार ये क्या है, ये एक ऐसा आदमी और इसके पीछे इतनी जनता है, इतने लोग इससे प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अब उनके वो कांपने लग गए एक तरीके से। देखो, ऑल ब्रिटिश अथॉरिटीज़ वर शॉक्ड। इन कोर्ट गांधी प्लीडेड गिल्टी बट said he had a moral duty to help the poor peasants। कहा कि भाई मेरी ड्यूटी है इन जो पुअर पीजेंट्स है ना, इनको सर्व करने की, ओके, मेरी मॉरल ड्यूटी है। द जजमेंट वॉज पोस्टपोन एंड गांधी जी वॉज रिलीज लेटर। फिर बाद में गांधी जी को छोड़ दिया गया था। फाइनली द ब्रिटिश अथॉरिटीज़ हैड ए कोऑपरेट। फिर गांधी जी के इन सारे चीज़ों की वजह से उनको ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को झुकना पड़ा। उन्होंने क्या करा, they were forced up to refund 25% of money to the peasant। और उन्होंने रिफंड, देखो 50% होता, लेकिन उन्होंने 25% क्या कर दिया, जो मनी है उसका रिफंड दे दिया। तो एक तरीके से सब लोग है कि 25% ही कम रिफंड दे रहे हैं, लेकिन गांधी जी के अकॉर्डिंग अमाउंट ऑफ मनी वाज नॉट दैट मैटर। भाई मैटर गांधी ये मनी का जो अमाउंट है ना, वो गांधी जी के लिए मैटर नहीं करता था, बल्कि क्या मैटर करता था कि उन्होंने ये जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स हैं इनके खिलाफ
लड़े और आखिर में उनको झुका दिया। ओके, और फिर और रिटर्न में हमारे को ये चीज़ मिल गई। सबसे बड़ी चीज़ उनके ये अमाउंट ऑफ मनी नहीं था, उनके लिए, गांधी जी के लिए बड़ी चीज़ ये थी कि उन्होंने इनके खिलाफ लड़े और इनको झुका दिया, ये चीज़ थी गांधी जी के। ओके, तो इस तरीके से अमाउंट ऑफ मनी नहीं मैटर था, तो 25% रिफंड मिल गया था इनको, पीजेंट्स को। ओके, द चंपारण मूवमेंट बिकम ए टर्निंग पॉइंट इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। देखो ये जो चंपारण का मोमेंट था ना भाई, ये भी एक टर्निंग पॉइंट था अपने इंडिया की जो फ्रीडम थी ना उसको लेकर भी, उसमें भी देखो इट वाज गांधीज फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह है एंड सिविल डिसोबीडियंस मोमेंट इन इंडिया। गांधी जी का फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह एंड सिविल डिसोबीडियंस मोमेंट था ना जो, वो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। ओके, देखिए इस तरीके से हमको ये चीज़ समझ में आ गई है। देन थोड़े समय बाद गांधी जी और रुके थे चंपारण में थोड़े समय रुके और फिर वहाँ पे एजुकेटेड करा लोगों को, उनको हेल्प करी, चीज़ों को एजुकेट किया और सैनिटेशन वगैरह चीज़ें भी समझाई, चीज़ें स्वच्छता वगैरह सारी चीज़ों को, मतलब एक तरीके से कल्चरली एंड सोशली डेवलप करा उस एरिया को थोड़े दिनों तक, फिर आगे थे। ओके, तो इस तरीके से हमारा इंडिगो चैप्टर था। इसमें ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप देख लीजिए। वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रेजोल्यूट। ओके, आगे देखिए, वाई डू यू थिंक द सर्वेंट्स थॉट गांधी टू बी अनोदर पीजेंट। ओके, थर्ड देखिए, वाई डिड गांधी जी एग्री टू ए सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स। ओके, देखिए, हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पीजेंट्स। वाई डू यू थिंक गांधी कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी ए टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। हाउ वॉज गांधी जी able to influence the lawyers। गिव इंस्टांसेस, उदाहरण दीजिए। देखिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी एक्स्ट्रा आप करना चाहें वो करने ही है, रीड तो करना ही है, पढ़ना तो है ही, बाकी इनको थोड़ा सा महत्वपूर्ण दृष्टि से, हिंदी में कहते हैं महत्वपूर्ण दृष्टि से देख के जाना है। देखिए इसमें देख लीजिए आप कौन से हैं। राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रेजोल्यूट, ये रहा। ओके, देखो, वाई डू यू थिंक द सर्वेंट्स थॉट गांधी जी टू बी एन अनोदर पीजेंट, ये रहा। ओके, इसको कैप्चर कर लीजिए। और कौन सा क्वेश्चन थे, हाँ ये, वाई डिड गांधी एग्री टू ए सेटलमेंट ऑफ 15% है, 25%, 25 होगा। हाँ देखिए, ये रहा इसका आंसर, कुछ एरर्स हैं। ओके, और देखो ये, हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ पीजेंट, इसका आंसर, ये लॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट इज, व्हाई डू यू थिंक गांधी कंसिडर द चंपारण एपिसोड टू बी ए टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। और ये रहा, हाउ वाज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर्स, किस तरह से लॉयर्स को उन्होंने अपने साथ शामिल करा। ओके, तो ये रहा इसका आंसर। ओके, तो होप करता हूँ भैया आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। भाई हमने आपके जो रिवीजन है उसमें हमने फ्लेमिंगो के जो चैप्टर्स हैं भाई इनको रिवाइज कर लिया है। जैसा कि आपको पता हो, हमने इस डिटेल्ड वन शॉर्ट लेक्चर में हमने फ्लेमिंगो, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि फ्लेमिंगो को ये चैप्टर्स मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा अच्छे से। देन हमने ये जो चैप्टर्स हैं, द लास्ट लेसन, लोस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रेड ट्रैप एंड इंडिगो, इनको समरी भी पढ़ ली एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। ओके, होप करता हूँ अच्छे से समझ आ गया होगा। तो क्लास फर्स्ट हमारी रही है किसके, रिवीजन रही है हमारे फ्लेमिंगो के चैप्टर्स की रही है। आपको क्लास पता है, क्लास सेकंड है वो आपको पता है किसकी होगी, फ्लेमिंगो के पोइट्री की होगी। ओके, जो चैप्टर्स करवा दिए अच्छे से, क्वेश्चन आंसर बता दिए, कर ली। अच्छा एक सेकंड, हाँ मैंने आपको एक चीज़ और कही थी कि मैं ये चैप्टर्स तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा। अब याद आया आपको, मैंने ये भी कहा था कि मैं जो एक्स्ट्रा जो वो बचे हुए जो चैप्टर्स हैं, जैसे इंटरव्यू है, पोइट एंड पैनकेक्स है और गोइंग प्लेसेस है, उनके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको मैं क्वेश्चंस बता दूंगा। तो देखिए जैसा कि आपको कहा था मैंने, देखो ये क्वेश्चंस हैं, इनको तैयार कर लीजिएगा। इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस हैं, ये 5 क्वेश्चन, पोइट एंड पैनकेक्स में ये 8 क्वेश्चन हैं और गोइंग प्लेसेस में ये 5 क्वेश्चन है। इनको भी एक बार आप कैप्चर कर लीजिए। ओके, कैप्चर कर लीजिए। मैंने आपको कहा था ना कि मैं इनके भी क्वेश्चन ज़रूर बता दूंगा आपको, कर लीजिएगा। ओके।
बाकी मैंने चैप्टर पढ़ा रखा है, क्वेश्चन आंसर भी सेपरेट है, आपको सब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, देख सकते हैं। कैप्चर कर लीजिए, ये जो क्वेश्चंस है ना ये भी देख लीजिएगा, बाकी उन जो मैंने बता दिए उनको भी अच्छे से कर ही लेना है। ओके, होप करता हूँ भाई अब समझ आ गया होगा। तो ये हमारा जो लेक्चर है क्लास 1 हमारा रहा है रिवीजन आपके फ्लेमिंगो के चैप्टर्स पे। नेक्स्ट रहेगा हमारे फ्लेमिंगो के पोइट्री पे। तो होप करता हूँ बहुत अच्छे से आज का वीडियो सेशन रहा है, अटेंटिवली आपने देखा होगा अच्छे से। आपको वीडियो के जो ड्यूरेशन जो स्पीड है वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं और अच्छे से सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन जो बता दिए उनको तैयार कर ही लेना, एक्स्ट्रा भी पढ़ना है। ओके, टाइमली कर लेंगे सभी चीज़ों को। बाकी कोई भी कन्फ्यूज़न हो, डाउट हो, कुछ मन में ख्याल हो, कोई बात हो, कुछ कहना हो, कोई कन्फ्यूज़न, ओके, कुछ कोई क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में आप राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ज़रूर मैं आपका रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूँगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो होप करता हूँ आज का वीडियो सेशन बहुत अच्छा रहा है। ओके, और आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा है। मैं मिलूँगा अब आपसे नेक्स्ट वीडियो सेशन में। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अटेंटिवली पढ़ाई करते रहिए, लेक्चर्स देखिए, आपको सब चीज़ें डिटेल्ड आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, सब चीज़ें करवा रखी है एंड हम अच्छे से कर रहे हैं। ओके, मैं मिलूँगा नेक्स्ट सेशन में, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।